वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज इसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है युगों का दौर। युगों का दौर इस पाठ का यह सेशन नंबर 8वां है। इसके पहले भागों में हमने उस युग के नाटककारों का वर्णन पढ़ा, फिर संस्कृत भाषा का वर्णन पढ़ा कि किस प्रकार सारी भाषाओं का स्रोत, सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है, इसके बारे में पढ़ा। आगे लेखक क्या कहना चाहते हैं ये पढ़ते हैं पाठ के आए हुए परिच्छेदों के द्वारा। पाठ के अगले परिच्छेदों को लेखक ने टाइटल दिया है विदेशी विदुषों पर भारतीय कला का प्रभाव। कि देखो, भारतीय जो कला क्षेत्र या भारतीय जो दस्तावेज थे, दस्तकारियां थे, उनका विदेशों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, इसका सारा विवरण लेखक ने अत्यंत सहज भाषा में यहाँ पर दिया है। भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में बहुत अधिक सभ्यता, संस्कृति की और साहित्य की जड़ें जमाई थी। इस बात का प्रमाण आज वहां भी सब जगह पर मिलता है, जैसे कि चंपा, अंगकोर, श्री विजय, भज्जापाहित और अन्य दूसरे स्थानों पर भी संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र विकसित हुए हैं। वहां जिन राज्यों का उदय हुआ उसके शासकों के नाम विशुद्ध भारतीय तथा संस्कृत नामों से जाने जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे विशुद्ध भारतीय थे, मतलब भले ही उनका नाम भारतीय या संस्कृत भाषा में रखे गए होंगे तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह भारत के थे, लेकिन इसका अर्थ यह अवश्य कि उनका भारतीयकरण किया गया है कि भारत से प्रभावित होकर उनका अनुकरण करते हुए उन्होंने अपना नाम बदलकर भारतीय या संस्कृत में रखा था। और जो भी अन्य विदेशों में जो भी राजकीय कोई समारोह आयोजन किया जाता था वह हमेशा भारतीय ढंग से और संस्कृत भाषा में ही संपन्न किए जाते थे। राज्य के सभी कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पदवियां थी और इनमें से कुछ पदवियां और पद नाम केवल थाईलैंड में ही नहीं बल्कि मलाया की मुस्लिम रियासतों में भी अभी तक चले आ रहे हैं। तो देखो, अन्य राज्यों के अन्य प्रांतों में जितने भी कर्मचारी थे तो उनके जो पदनाम या उनको पदवियां दी गई थी वह संस्कृत की प्राचीन रूप से दी गई पदवियां आज भी पाई जाती है। और ये सिर्फ केवल थाईलैंड में ही नहीं बल्कि मलाया में भी आज इनका इस रूप से यह रियासत के रूप में यह पदवियां आज भी प्रचलित है। इंडोनेशिया के इन स्थानों के प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं तथा गाथाओं से भरे हुए हैं तथा जावा और बाली के मशहूर नृत्य है वह भारत से ही लिए गए हैं। बाली के छोटे से टापू ने अपनी भारतीय संस्कृति को अभी तक बहुत सीमा तक कायम रखा है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी वहाँ चला आ रहा है। फिलिपीन द्वीपों में लेखन कला भारत से ही ली गई है। तो देखो, अलग अलग विदेशों में, अलग अलग प्रांतों में भी उस युग में भी और आज भी किस प्रकार भारतीय संस्कृति का, उनके लेखन कला का स्वीकार किया गया है। बल्कि बहुत समय तक बहुत राज्यों में तो हिंदू धर्म का भी परंपरा प्रचलित है। कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है और बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े से हेरफेर के साथ ले लिए गए हैं। तो देखो, कंबोडिया में इसमें अगर देखते हैं कि वर्णमाला भी दक्षिण भारत से ही उन्होंने अनुकरण किया है तथा संस्कृत शब्दों के भी थोड़े बदल करके उन्होंने इन भाषाओं को स्वीकार किया है। दीवानी और फौजदारी के कानून भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु के कानूनों पर आधारित बनाए गए हैं। कि देखो, आज जो भी कानून के जो अलग अलग कोड्स होते हैं, दीवानी, फौजदारी, वह भले आज देखते हैं हम भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु के कानूनों के आधार पर बनाए गए हैं उन देशों में। कहाँ पर? कंबोडिया में। और इन्हें बौद्ध प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तनों के साथ संहिताबद्ध करके कंबोडिया की आधुनिक कानून व्यवस्था में ले लिया गया है। तो इस प्रकार सिर्फ
कला क्षेत्र में नहीं, राजकीय क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भी इन्होंने भारत से बहुत सारी सभ्यता, संस्कृतियां अपने देशों के अंदर प्रचलित करना शुरू कर दिया है। आगे लेखक कहते हैं कि लेकिन भारतीय प्रभाव से अधिक प्रकट रूप से प्राचीन भारतीय बस्तियों की भव्य कला और वास्तुकला में भी दिखाई पड़ता है। मतलब भारतीयों का जो प्रभाव है वह सिर्फ सामाजिक और राजकीय क्षेत्रों में ही नहीं, कला के क्षेत्र में भी, कि उनकी जो भव्य कला है, वास्तुकला है, उनके द्वारा भी उन्होंने अनुकरण किया है। जैसे कि इस प्रभाव से अंगकोर और बोरोबुदुर की जो इमारतें हैं, अद्भुत मंदिर तैयार हुए हैं, वह वहां के भारत के वास्तुकला और भव्य कलाओं का अनुकरण किया गया है उनसे प्रभावित होकर। तथा जावा में बोरोबुदर में बुद्ध की जीवन कथा पत्थरों में उत्कीर्ण है। दूसरे स्थानों पर नक्काशी करके विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं भी अंकित की गई। तो इस प्रकार इन सारे उदाहरणों से हमें पता चलते हैं कि विदेशों में भी, अन्य प्रांतों में भी भारत का प्रभाव दिखाई दे रहा है। अंगकोर वट के विशाल मंदिर के चारों तरफ विशाल खंडोरों का विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें बनावटी झीलें, पोखरे और नहरें है, जिस पर ऊपर से पुल बनाया गया है। और यह वहां पर एक बहुत बड़ा फाटक है जिस पर एक वृद्धाकार सिर पत्थर से खुदा है। और यह आकर्षक मुस्कुराता हुआ किंतु रहस्यमय किंबोडई देवतुल्य चेहरा है। और इसके चेहरे पर जो मुस्कान है वह अद्भुत रूप से मोहक और विचलित करने वाली है। तो इस प्रकार उन्होंने वास्तु क्षेत्र में भी भारत का अनुकरण किया है या भारत का प्रभाव दिखाई देता है। अंगकोर की प्रेरणा भारत से मिली, उस पर विकास करके प्रतिभा ने किया है, या कि दोनों के परस्पर मेल से यह अजूबा पैदा हुआ है। तो मतलब देखो, भारत से भी उसका विकसित रूप हुआ है और अंगकोर के भी प्रेरणा द्वारा यह परस्पर जो मेल दिखाई देता है यहाँ पर, वह इसका नतीजा है। कंबोडिया की जिस राजा ने इसे बनवाया उसका नाम जयवर्मन अर्थात सप्तम था। तो यह कौन सा नाम था? ठेठ भारतीय नाम। भारतीय कला का भारतीय धर्म और दर्शन से इतना गहरा रिश्ता है कि जब तक किसी को उन आदर्शों की जानकारी न हो जिनमें भारतीय मानस शासित होता है, तब तक उसके लिए इसको पूरी तरह सराहना संभव नहीं। भारतीय कला में हमेशा एक धार्मिक प्रेरणा होती है, एक परदृष्टि होती है, कुछ वैसी ही जितने संभवतः यूरोप के महान गिरिजाघरों के निर्मितों में प्रेरित किया जाता है। तो इस प्रकार भारतीय धर्म और उनके दर्शन का भी बहुत प्रभाव अन्य देशों के धार्मिकता पर और दर्शन शास्त्र पर पड़ा है। सौंदर्य की कल्पना आत्मनिष्ठ रूप से ही की गई, वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं। वह आत्मा से संबंधित रखने वाली चीज है। भले ही वह रूप या पदार्थ में भी आकर्षक आकार ग्रहण कर ले, यूनानियों ने सौंदर्य से निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। उन्हें सौंदर्य में केवल आनंद ही नहीं मिला, उसमें सत्य की दर्शन भी मिले। प्राचीन भारतीय भी सौंदर्य से प्रेम करते हैं। तो देखो, यूनानियों का जो सौंदर्य का वर्णन किया गया है, प्राचीन भारतीय भी सौंदर्य से प्रेम करते थे और अपनी रचनाओं में इसका गहरा अर्थ भरने का प्रयत्न करते थे। तो इस प्रकार एक भारत का प्रभाव अन्य सिर्फ राजकीय क्षेत्र में नहीं बल्कि साहित्यिक क्षेत्र में भी दिखाई देता है। भारतीय कविता और संगीत की तरह कला में भी कलाकार ने यह उम्मीद की जाती है कि प्रकृति की सभी मनोदशाओं से तादात्म्य स्थापित करे और वह प्रकृति और विश्व के साथ मनुष्य के मूलभूत सामंजस्य की अभिव्यक्ति करे। तो संगीत और कविता के क्षेत्र में भी भारतीय कलाओं का उन्होंने अनुकरण किया है, उसका बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि भारत की विशेषता उसकी मूर्तिकला और स्थापत्य में है, जिस तरह चीन और जापान की विशेषता उसकी चित्रकला में है। तो एक दूसरे का प्रभाव हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। भारतीय संगीत जो यूरोपियन संगीत से बहुत भिन्न है, अपने ढंग से बहुत विकसित था। इस दृष्टि से भारत का वह बहुत विशिष्ट स्थान है और संगीत के क्षेत्र में चीन और सुदूर पूर्व के अलावा एशिया संगीत को भी बहुत दूर तक प्रभावित किया जाता है। कि देखो, संगीत क्षेत्र, कविता क्षेत्र और कला क्षेत्र में भी एक दूसरे से प्रभावित हुआ।
एशिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी कला के विकास पर गढ़ी हुई मूर्तियों के विरुद्ध धार्मिक पूर्वग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। वेद मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। उस समय हमने देखे हैं कि बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद कि सारे वास्तुकला पे अधिकतर बौद्ध के चित्र दिखाई देते हैं, और उसी प्रकार वेद में मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, लेकिन बौद्ध धर्म में अपेक्षाकृत जो उसके बाद आया था बुद्ध की मूर्ति और चित्र बनाए गए और उसकी पूजा भी किए जा रहे थे। मथुरा के संग्रहालय में बोधिसत्व की एक विशाल, शक्तिशाली और प्रभावशाली पाषाण की प्रतिमा है। इसका निर्माण ईस्वी सन के आरंभ के आसपास कुषाण युग में हुआ था। भारतीय कला अपने आरंभिक काल में प्रकृतिवाद से भी भरी है, जो कुछ अंशों से चीनी प्रभाव के कारण हो सकता है। कि देखो भारतीय कलाओं में भी अब चीनी का हमें प्रभाव दिखाई दे रहा है कि प्रकृतिवाद से भरा हुआ है, और यह प्रभाव चीनी इस प्रांत से आया है। भारतीय कला के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं पर चीनी का प्रभाव दिखाई पड़ता है। 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा गया है, अजंता की गुफाएं खोदी गई है और उसमें भित्ति चित्र बनाए गए हैं। बाघ, बादामी की गुफाएं भी इसी काल की देनी। तो गुप्त काल में जो अजंता की गुफाएं है उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। अजंता हमें किसी स्वप्न की तरह दूर, किंतु असल में एकदम वास्तविक दुनिया में ले जाती है। तो यहाँ पर अजंता की वास्तुकला का वर्णन किया गया है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाते हैं तो आप वास्तुकला की क्या क्या विशेषताएं यह लिख सकते हैं इसमें। इन भित्ति चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। बहुत समय पहले उनके स्वामी ने कहा था कि स्त्रियों से दूर रहो, उनकी तरफ देखो भी नहीं, क्योंकि वह खतरनाक होती है। इसके बावजूद भी इन चित्रकारों ने स्त्रियों की कमी नहीं की। सुंदर स्त्रियों की चित्र बनाए, राजकुमारियों, गायिकाओं, नर्तकियों और बैठी और खड़ी हुई, श्रृंगार करते हुए या शोभा यात्राओं में जाते हुए। बहुत सारी अजंता की गुफाओं में ऐसे श्रृंगारिक नारियों के, स्त्रियों के चित्र मिलते हैं। देखो, एक तरफ चित्रकारों ने श्रृंगारिक युक्त स्त्रियों के चित्र भी निकाले हैं, और दूसरी तरफ ये चित्रकार भिक्षु संसार को और जीवन के गतिशील नाटक को इतने अच्छे से जानते थे कि उन्होंने ये चित्र उतने प्रेम से बनाए जितने प्रेम से उन्होंने बोधिसत्व को शांत, लोकोत्तर और गरिमा से चित्रित किया है। मतलब दोनों मूर्ति कलाओं में एक ही कलाकारों के दोनों गुण इतने उभरे हुए हैं कि यह बहुत बड़ी विशेषता मानी गई है। 7वीं 8वीं शताब्दियों में ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की विशाल गुफाएं तैयार हुई, जिनके बीच के कैलाश का विशाल मंदिर है। तो अब देखो यहाँ पर एलोरा की गुफाओं का वर्णन किया गया है। आपको प्रश्न पूछे जा सकते, तो यह सारी वर्णन आप उसमें लिखेंगे। जिनके बीच में कैलाश का एक विशाल मंदिर है, यह अनुमान करना कठिन है कि इंसान ने इनकी कल्पना कैसे की होगी। कल्पना करने के बाद भी अपनी कल्पना को रूपाकार कैसे दिया होगा। तो देखो, कलाकारों का एक अद्भुत शिल्पकला का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि किस प्रकार उन्होंने उसको चित्रित किया होगा। एलिफेंटा की गुफाएं भी इसी समय के हैं, जहाँ प्रभावशाली और रहस्यमयी त्रिमूर्ति बनी है। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की अजंता का एक चित्र इमारतों के निर्माण का भी इसी समय हुआ है। तो वास्तुकलाओं का एक भव्य प्रभाव एक दूसरे से प्रभावित होकर इतनी यह कलाएं विकसित हुए। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है, जिसमें शिव नृत्य की मुद्रा में है। हेवल का कहना है कि इस शत विशत अवस्था में भी यह मूर्ति भीमाकार शक्ति का मूर्त रूप है और इसकी कल्पना अत्यंत विशाल है। तो अगर भारतीय कलाओं का वर्णन आपके लिए, वस्तुकलाओं का वर्णन करने के लिए कहते हैं प्रश्न के लिए, तो यह सारी चीजें आपको उसमें लिखनी। यहाँ पर अजंता का एक चित्र है और फिर इमारत का चित्र है। ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व का सृजन और नाश करते हुए नटराज शिव की एक और मूर्ति है।
एब्स्टिंटर ने लिखा है कि उसकी विशाल लयात्मकता काल के विराट युगों को आह्वान करती है, अर्थात उनको आकर्षित करती है। जावा में बोधिबुद्ध और बोधिसत्व का एक सिर कोपेनहेगन के ग्लिप्टो के ले जाया गया है और रूपगत सौंदर्य की दृष्टि से तो यह सिर बहुत सुंदर है। इसमें कुछ और गहरी बात है जो बोधिसत्व की शुद्ध आत्मा को इस तरह उद्घटित किया है। तो इस प्रकार एक प्रांत से दूसरे प्रांत में वह कलाएं प्रभावित होकर, समन्वय होकर वहां का अनुकरण किया गया है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होता है, वह एक ऐसा चेहरा है जिसमें समुद्र की गहराई की प्रशांति, निरभ्र नीले आकाश की स्वच्छता और इंसानी पहुंच से परे का परम सौंदर्य मूर्तिमान हुआ है। तो इस प्रकार कलाकारों के अद्भुत वास्तुकलाओं का यहाँ पर हमें वर्णन मिला। तो कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। विचलित होना, परेशान होना, सराहना, प्रशंसा करना, निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, शतविशत, टूटा फूटा, आहन करना, प्रण लेना। तो बच्चों, अब तक हमने किस प्रकार विदेशी और भारत एक दूसरे से प्रभावित हुए इसका वर्णन पढ़ा। आगे लेखक क्या कहना चाहते हैं पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।